हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। दुनिया भर के तहकीकाती सहाफ़ियों के प्लेटफॉर्म ICIJ इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इन्होंने एक बार फिर तहकीकाती शाहकार पेश किया जो कल रात 9:30 बजे इस मंजर आम पर आया और इसका नाम है पेंडोरा पेपर्स। पाकिस्तान से मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा और फ़खर दुरानी ने इस फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अपनी तहकीकाती सहाफ़त की। कल जब इसकी तहकीकात रिलीज़ की गई, इसमें दुनिया के 90 ममालिक के 330 ताकतवर हुकूमती शख्सियात के बैरून मुल्क असासे ज़ाहिर हुए और हमारे लिए इसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान से तकरीबन 700 अफराद के नाम इसमें शामिल हैं, जिनमें वफाकी काबीना के अरकान हों, मालियाती शोबे से कुछ अहम शख्सियात हों, कारोबारी अफराद हों, साबिक जर्नैल, उनके बच्चे, कुछ मीडिया इदारों के मालिकान और दीगर अहम सियासी शख्सियात शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का नाम इसमें बड़ी अहमियत का हामिल है और उनकी इस हवाले से वजाहत भी सामने आ गई है। दूसरा एक अहम नाम वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही का भी है। उनके अलावा सेनेटर फैसल वावडा, खुसरो बख्तियार उनके भाई का नाम है इसमें, अलीम खान है, अपोजिशन से पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन और फिर इसहाक डार के बेटे अली डार का नाम भी इसके अंदर सामने आया। उनकी भी कंपनी है ऑफशोर। अब इस रिपोर्ट के ऊपर हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म साहब जो हुकूमती शख्सियात हैं उनका रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, लेकिन बाकायदा तौर पे ICIJ की तरफ से सवालनामा भी उन तमाम शख्सियात को भेजा गया। जो रद्द-ए-अमल सामने आए वो मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बड़ा वाज़े इसके ऊपर मौक़िफ़ अपनाया, क्योंकि वो वैसे भी करप्शन के ख़िलाफ़ बड़ा वाज़े बयानियाँ रखते हैं और चंद रोज़ पहले ही उन्होंने कहा था, कुछ निशानदेही की थी कि गरीब ममालिक से पैसा अमीर ममालिक की तरफ मुंतकिल किया जाता है। अब ये तहकीकाती रिपोर्ट है और उनके दिल को लगी है ये रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम 700 लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात होंगी और स्पेशल टास्क दिया गया है इस हवाले से FIA को कि वो तहकीकात करे और मालूम किया जाए कि क्या ज़राए आमदन है इन तमाम शख्सियात के। पेंडोरा पेपर्स के मामले में फ़ेक न्यूज़ के हवाले से भी हमने कल एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल देखी। जब ये ICIJ की तरफ से अभी खबर ब्रेक नहीं हुई थी, 9:30 नहीं बजे थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ हलकों की तरफ से कयास आराइयों पर मबनी कुछ अपनी मर्जी की खबरें भी शेयर कर दी गई, जिनको सरकारी TV समेत बाज़ न्यूज़ चैनल्स ने नशर भी किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने, जो कि दूसरों के ऊपर आप देखते होंगे आए रोज़ कुछ दिन से फ़ेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं गैर मुसद्दिक़ा खबरें आप लोग देते हैं, उन्होंने भी आके आला-ए-कार बने वो फ़ेक न्यूज़ का। मरीम नवाज़ के साहिबजादे जुनैद सफदर के हवाले से उन्होंने बयान दिया कि उनकी 5 कंपनियां हैं का नाम है इसके अंदर। इस पर मरीम नवाज़ ने कहा है कि वो यहाँ भी और बैरून मुल्क भी कानूनी कार्रवाई करेंगी उस चैनल के ख़िलाफ़, उन दोनों चैनल्स के ख़िलाफ़ जहाँ पर ये ख़बर नशर की गई। अब सवाल ये है कि जिन सहाफ़ियों ने 2 साल तक मामला इंतहाई सीगा रास में रख कर इतनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके तहकीकात सामने, क्यों ना इंतज़ार कर लिया जाता कि वो जब खुद खबर ब्रेक करें तो सब लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी अनप्रोफेशनल बिहेवियर हमने पिछले 2-3 दिन में देखा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे, एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ICIJ के पाकिस्तान में नुमाइंदे माया नाज तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे तफसीली तौर पर इस मामले में होंगे। हमारे साथ हैं दी न्यूज़ के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट द मैन हिमसेल्फ उमर चीमा। उमर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। यकीनन ये एक बड़ी काबिल फ़ख्र बात है तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए कि हमारे कॉलीग इससे पहले पैनामा पेपर्स हों या अब आप और फ़खर दुरानी ने इतनी बड़ी एक इन्वेस्टिगेटिव जो है प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम किया और अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। तो पहले तो आपको मुबारकबाद। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब आप हैं और दुनिया भर के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं, तो आप लोगों ने इसके ऊपर एक तवील अरसा काम किया और उसके बाद ये रिपोर्ट्स और ये नाम सामने आए हैं। तो ये एक आम ख्याल जाहिर किया जाता है कि जो ऑफशोर कंपनीज होती हैं अगर वो कानूनी तौर पे हैं तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस इतने बड़े पैमाने पे इसके ऊपर काम करने का और ऑफशोर कंपनीज के मालिकों को बेनकाब करने का आपका और आपके ICIJ के जो कॉलीग्स हैं उनका मकसद क्या होता है बुनियादी? अफसा देखें, असल में जो लॉ बनाए जाते हैं वो भी इंसान बनाते हैं और बहुत सारे जो लॉ होते हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी भी होते हैं, यानी कि इम्तियाजी किस्म के भी कवानीन होते हैं।
हम अगर उस बहस में ना भी जाएं तो इनफैक्ट ये है कि जो ऑफशोर कंपनीज है इन केस के जो एक अच्छे वाले मकासद है ना, वो एक तो ये होता है कि इसमें अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है और मुझे मैंने कंट्रैक्ट लेना है और कंपनी अगर मैंने SCCP के पास रजिस्टर करानी है तो एक लंबा प्रोसेस है, और मैं अगर ऑफशोर के जरिए कराता हूँ तो हो सकता है कि मैं कंपनी रातों रात खरीद लूँ और मैं अपना काम शुरू कर दूँ। तो एक जो है इसको एक एफिशिएंट तरीका एक समझा जाता है, लेकिन जो इसका नुकसान है ये इसमें मिस यूज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और वो इसमें नज़र भी आता है। एक जो बात आमतौर पे की जाती है वो की जाती है जी कि ये टैक्स अवॉइडेंस के लिए जो है ना इस्तेमाल होती है। इसका जो सबसे जो है ना कम नुकसान वाली चीज़ समझी जाती है वो कहा जाता है जी कि ये टैक्स अवॉइडेंस के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि टैक्स एवेजन के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही। तो आपने एक कानूनी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए आप अपना टैक्स बचा रहे हैं। इस बारे में ऑलरेडी एक पूरी दुनिया में डिबेट चल रही है कि जो अमीर और गरीब लोगों में फ़र्क है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं और अपना खर्चा कम से कम करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस पर चलती है, अगर उसको टैक्स नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल यानी कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, यानी कि उनका तो एक मेन सोर्स ही रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट्स वीक हो रही हैं, कॉरपोरेशन स्ट्रांग हो रही हैं, और आम लोग जो हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है उधर से ऑक्सफैम की, तो वो ये होती है कि दुनिया के 1% लोग जो हैं वो 50% लोगों के जो गरीब हैं उनके बराबर उनके असासे हैं। तो ये जो बढ़ता हुआ फ़र्क है उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मसला, इवन डेमोक्रेसी के लिए जो पैसा चंद हाथों में आता है वो एक डेमोक्रेसी के लिए भी थ्रेट होता है। जो हमारे यहाँ जो एक चीज़ आ रही है साथ, वो आ रही है कि टैक्स एवेजन के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इस्तेमाल होती हैं, और मैंने आज इस पर आर्टिकल भी लिखा है। मुझे भी कोई अभाम था क्योंकि जब पनामा पेपर पे बात हुई थी तो तब काफ़ी लोग बात करते थे, लेकिन मैंने इसमें आज वाले एक आर्टिकल में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल भी दिए हैं कि जो लोग जिनका बज़ाहिर मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता, लेकिन बज़ाहिर मुझे लगा कि वो बड़े ट्रांसपेरेंट हैं और उनकी ऑफशोर कंपनीज भी हैं और उन्होंने इधर डिक्लेयर भी की हुई हैं, और साथ मैंने ऐसे लोग भी बताए, और उसकी मैं आपको एक मिसाल बताता भी जाऊँ, और ये एक मुसद्दिका हकीकत है, यानी कि एक फैक्ट है, यानी कि इस पर तहकीक हुई है कि कराची के एक बिजनेसमैन थे दाऊद बशीर साहब, वो डालेंस के फ्रेंचाइज उनके पास थी। उन्होंने ये कंपनी किसी तुर्की की कंपनी को बेचनी थी, तो इन्होंने इधर शो किया कि मैंने $3 मिलियन की बेची है। तो हुआ क्या कि उन्होंने वही कंपनी आगे अपनी एक ऑफशोर कंपनी को बेची और उधर से आगे उनको बेची, और जो असल रकम थी जितने में उन्होंने बेची थी वो थी 94 मिलियन डॉलर, यानी आप यानी कह लें कि ये हो गया 9 करोड़ 40 लाख डॉलर, उसमें उतने की बेची। तो इतना ज्यादा असल में उन्होंने टैक्स बचाने के लिए कि मुझे टैक्स अदा करना पड़े, तो उन्होंने पाकिस्तान की एक प्रॉपर्टी जो है वो किसी बाहर को बेच रहे हैं और कानो कान खबर ना हुई, तो उस पे अरबों रुपए की रिकवरी कराई थी FBR ने। तो ये जो है ना, यानी कि ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इसका मिसयूज होता है। ये जिस तरह अभी लंदन में प्रॉपर्टीज हैं, ये ऐसे ही है कि ये प्रॉपर्टी आपकी लंदन में प्रॉपर्टी हो और वो हो किसी ऑफशोर कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। अच्छा, आपकी बैंक अकाउंट भी किसी और जगह पर हो, प्रॉपर्टी इधर हो, लेकिन उसके बारे में सारी ट्रांजैक्शन जो है वो लंदन से बाहर हो रही हो। ये इनके इस मिसाल को अगर आप इधर पाकिस्तान में ट्राई कर लें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कि बज़ाहिर आपको लगे भी कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आती। जी, और इंटरनेशनली फिर आप कहते हैं कि मेन मकसद टैक्स एवेजन को रख के जो करते होंगे इंटरनेशनल सहाफ़ी आपके साथ शामिल, लेकिन हमारे यहाँ इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो आंसर है वो भी शामिल होता है, उसको भी पे फोकस किया जाता है। यकीनन बड़े दिलचस्प ये है एक ओवरऑल सिचुएशन। मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे उमर, कल से हम देख रहे हैं, आपने तो 9:30 बजे खबर ब्रेक की, कुछ वजाहतें पहले से आना शुरू हो गई और उसके बाद भी फिर बहुत शौकत तरीन साहब ने बड़ा वाजे करने की कोशिश की अपनी पोजीशन को। तो आप अब तक अगर हमें बता सकें, आप लोगों ने ये रिवील होने से पहले भी राब्ते किए थे, सवालनामे भेजे थे, तो उमर आपके ख्याल में कौन सी ऐसी सियासी शख्सियात है खासकर इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जिनके जवाबात कुछ इत्मीनान बख्श थे, और कौन ऐसे हैं जिनके बारे में हम आगे देख सकते हैं मुश्किलात बनती हुई? देखें, असल में ज़्यादातर लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया, यानी कि जिनको सवाल भेजे गए थे, ICIJ वालों ने सवाल भेजे थे, शौकत तरीन साहब को भी भेजे थे,
और शौकत तरीन साहब ने भी जवाब नहीं दिया था। जो तारिक फवाद मलिक साहब हैं, जिनके एड्रेस पर जो इन्होंने अपना एक खत किताबत के लिए एड्रेस दिया हुआ था, उन्होंने वजाहत की। लेकिन उन्होंने क्या वजाहत की, उन्होंने कहा जी कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे थे, उसके लिए ऑफशोर कंपनीज बनाई थी। और रात को ये जियो में भी शौकत तरीन साहब से ये बात पूछी जा रही थी जी कि क्या मतलब, यानी कि असल में इस सवाल का मतलब जब आप एक वजीर खजाना से पूछ रहे हो तो वो जो है ना, यानी कि उस मामले में ये नहीं होता कि इग्नोरेंस है, या यानी कि आप उसको टिपिकल बिजनेसमैन नहीं लेते, यानी कि आप ये सोचते हैं कि वो वजीर खजाना है तो उनका काम ये है कि पाकिस्तान में पैसा लाना, ये नहीं कि आप एक ऑफशोर कंपनीज बनाकर उनके जरिए लाएंगे, उन ऑफशोर कंपनीज के आगे बैंक अकाउंट होंगे तो फिर होगा वही। ऐसा ही होता है कि जैसे यानी कि मैंने इधर कई ऐसे भी केसेस देखे हैं कि अगर किसी ने शुगर मिल इधर बेची है और पैसे उन्होंने एक कंपनी बनाई और कंपनी के जरिए आगे बैंक अकाउंट खोला और उन्होंने कहा जी कि पैसे उधर भेज दें, तो फिर इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो बज़ाहिर इधर बैंक में आ रही है। अब जो बैंक के शेयर होल्डर हैं उनके बाहर अगर अकाउंट है तो फिर इन्वेस्टमेंट बाहर चली जाएगी। तो वो कोई इतना उस पर उनका कोई बड़ा इत्मीनान बख्श जवाब नहीं था। उनके हवाले से तो ये चीज़ आती है। अदरवाइज जो मुनसलाई हैं उनका भी केस जो है काफी एक संगीन किस्म के इल्जामात थे। मैं उन्हीं का जानना चाह रही हूँ जी जी। हाँ? मैं उन्हीं का उमर आपसे ये जानना चाह रही हूँ। एक तो मोनिस इलाही ने बड़ा पहले ही आके अपना रिएक्शन ये दिया कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये मैं चाहूँगी आप वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि अब ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो पैनामा की तरह रहेगा काफ़ी अरसे के लिए, तो ये ज़रा हमारे नाजरीन को समझाइएगा कि जब ICIJ में सारे सहाफ़ी दुनिया जहान के बैठे तो क्या उसमें कोई गुंजाइश रह जाती है कि किसी भी मुल्क के किसी भी शख्सियत के खिलाफ सियासी विक्टिमाइजेशन का अमल उसके अंदर शामिल हो जाए? क्या वर्क एथिक होता है इस सारी सिचुएशन में? देखें, मैं कल से मैं देख रहा हूँ कि इनफैक्ट असल में बहुत सारे लोग जो हैं उनकी एक अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं और यानी कि उन्होंने किसी ने कोई ख्वाब देखे थे, किसी ने कोई ख्वाब देखे थे। कोई चाहता था इमरान खान का नाम आए, कोई चाहता था कि नवाज शरीफ की 2 कंपनीज आ जाएं। अब ये चीज़ जो है मेरे पास में नहीं है और मैं हाँ, यानी कि मैं यानी ना किसी को रोक सकता हूँ आने से और ना मैं किसी को ज़बरदस्ती डाल सकता हूँ। और सो मच कि उसमें जो हमारे पब्लिशर हैं शकील रहमान साहब, उनका नाम आया और इवन यानी कि ये उनका आप देखें कि वैसे कम ऐसे लोग यानी आपको ज़िंदगी में मिलते हैं कि जिनको आप कन्फ्रंट कर सकते हैं, वो आपके बॉस भी हों। तो शकील साहब जो है उनका ये ख्याल था कि उनकी कंपनी 2018 में बंद हो गई है, तो और तब तक उन्होंने डिक्लेयर की थी हम 2021 में पहुंच रहे हैं, तो इसके पूछने का क्या फ़ायदा या उन्हें वजाहत देने की क्या ज़रूरत है। तो हमने उनको प्रेस किया, यानी कि वो इस चीज़ पर अर्लियर कन्विंस नहीं थे। हमने उनको प्रेस किया कि नहीं सर, अगर आपका जवाब नहीं आएगा तो हम दूसरों से नहीं पूछ सकते। तो अल्टीमेटली उनका भी जवाब आया और यानी कि इवन जो डान वाले हैं इनसे भी हमने राब्ता किया, इनका भी जवाब आया, बाकियों के भी आए। अब जब किसी के पास सवाल आते हैं ना, उनको ये नहीं आइडिया होता कि इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है, तो जिसके पास जाते हैं ना उसको एक पहले उसके ज़हन में ये आता है जी कि शायद मुझे टारगेट किया जा रहा है। मुझे याद है कि जब ये पनामा पेपर था तो उस टाइम जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके जो बेटे हैं, तो मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनका भी ये ख्याल था कि शायद इस टाइम सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा है। बाद में उन्हें पता चला कि ये एक इंटरनेशनल लेवल पर है। तो मुनसलाई का नाम हम ज़बरदस्ती में नहीं डाल सकते, यानी कि अगर ये बयान दे देना जी कि वो मुखालफिन ने कोई ज़बरदस्ती कोई ऐसे कागजात डाल दिए होंगे तो ये एक मज़हका बात है, ऐसी नहीं। बल्कि उससे बेहतर ये है कि अगर वो जवाब दे सकते हैं एक तसल्ली बख्श, तो उन्हें वो जवाब देना चाहिए। ICIJ को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ये तो दूसरे वाला है, ये इधर ही मुकामी सतह पर ये चलता रहा। अदरवाइज जो उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। और गिनी के एक जनरल साहब हैं, वो राका भी कह रहे थे जी कि पता नहीं कोई राका भी कोई शमूलियत कोई मुलव्वस होने का चांस हो सकता है। तो ये लोगों की अपनी अपनी सोच, और मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ मैं एक और भी चाहूंगी उमर, एक और चीज़ पे बहुत बात हो रही है और स्पेकुलेशंस भी हो रही हैं और उससे लोग तजस्सुस का शिकार हैं। बहुत सी शख्सियात के नाम है, किसी को पिन पॉइंट तो नहीं करना, लेकिन जनरल शफात साहब के हवाले से जो बातें हुई कि किसी भारतीय फिल्म मेकर की तरफ से अपार्टमेंट ट्रांसफ़र का जो मामला हुआ, ये सारा मैं चाहूँगी आप उसके हवाले से भी कुछ हमें क्लैरिटी दे दें कि ये एग्जैक्टली क्या स्टोरी है। देखें, जो ये इनका असल में 2007 में इन्होंने ये कंपनी बाय की, इनकी जो वाइफ हैं उन्होंने बाय की, ख़रीदी। और ये कंपनी जो है इनफैक्ट वो पहले वो जो आप कह रहे हैं ना, वो डायरेक्टर जो थे मुग़ल आज़म के,
उनके बेटे हैं आसिफ करीम। तो आसिफ करीम की ये कंपनी उनकी मलकियत थी, तो ये बाय हुई। और इन्हीं के असल में जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि लंदन में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए ख़रीदी हुई हैं। बल्कि आज हमने ये भी स्टोरी की है कि जो पेंडोरा पेपर्स में जो रिकॉर्ड आया है प्रॉपर्टीज़ का, उससे हमें ये पता चला है कि जो पाकिस्तानी हैं वो 5वें नंबर पर आते हैं उस कैटेगरी में कि जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज के जरिए तो लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी हों। तो ये एक है, लोग जो हैं वो ऑफशोर कंपनी के जरिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी जो है वो आपकी लंदन में होती है, कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में होती है, उसका अकाउंट भी उधर ही होगा। अगर किसी ने बेचनी है तो पैसे भी हो सकता है वो बाहर ही दे दे। तो इन्होंने भी ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदी ये प्रॉपर्टी। अब ये है कि और खरीदी कैसे, कंपनी कैसे खरीदी, वो आसिफ करीम से वो कंपनी खरीदी, पहले वो उसकी मलकियत थी। तो फिर तासर यही होगा ना कि एक प्रॉपर्टी जब मेरे पास है तो वो चूंकि कंपनी के नाम पर है, आपने कंपनी खरीद ली तो प्रॉपर्टी भी आपकी होगी। अब इनका ये मौक़िफ़ है जी कि मैंने तो आसिफ करीम को उनसे असल में ये भी सवाल पूछा गया था कि जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे और आप उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, तो तब एक दफ़ा वो आसिफ करीम आकर मिला भी था प्रेसिडेंट से जब ये लंदन में थे मुशर्रफ से। ये कहते हैं जी कि मेरी उससे सरसरी सी मुलाकात हुई थी, बाकी उनकी फ़िल्म रिलीज़ कराने में मेरा कोई रोल नहीं था। असल में वो बज़ाहिर ये था जी कि वो उधर मुतालबा करना है जी कि मुग़ल आज़म जो है वो पाकिस्तान में चलवा दें। तो इन्होंने कहा जी कि मेरा तो उनसे ताल्लुक़ नहीं है, वो तो कोई एक बात पर लेकर आए थे कि जिन्होंने सबा मुशर्रफ के बाल दुरुस्त करने थे, तो मैं उस टाइम मिला था, तो मुझे कोई ज़्यादा नहीं आइडिया। मैंने कोई एक पाकिस्तानी कोई रिटायर्ड मिलिट्री के ऑफिसर थे जो कि उधर प्रॉपर्टी का काम करते थे, मैंने उन्हें कहा था कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब आगे सवाल ये आता है कि प्रॉपर्टी आपने किस तरह खरीदी, आप उस टाइम थे भी सर्विस में। वो आगे ये कहते हैं जी कि मैंने जो है इधर कमर्शियल प्लाट बेचा। जो तासर उसमें ये मिलता है जी कि मैं जैसे वो किसी को इधर दिया और उसने पैसे उधर दिए, कोई इस तरह का मामला है, जो कि अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए तो वो तरीका, अगर इधर मनी ट्रेल पे बात आ गई तो ये चीज़ें भी उस तरह साबित नहीं हो सकेंगी। तो वो कहते हैं जी कि बाकी जो पैसे हैं वो मेरे वालिद ने दिए थे। तो फिर ये है कि आपने अपनी बेगम के नाम पर क्यों प्रॉपर्टी खरीदी, आपने अपने नाम पर क्यों नहीं खरीदी। उन्होंने कहा जी कि मेरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पहले आगे भी काफ़ी थी, तो मैंने कहा कि बेगम के नाम पर भी खरीद लो। तो इस तरह के उनके कोई जवाब थे। और उनका मामला तो कुछ इस किस्म का है। हालांकि इन्हीं के उसी पर फोकस करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की तरह मेरे ख्याल उन्हें भी लगा कि शायद सिर्फ बात या वही टारगेट हैं और किसी पर बात नहीं हो रही, वो चुना गया इस काम के लिए और किसी वजह से। अच्छा उमर, एक और चीज़ भी है जो आज ये सवाल रेज हुआ, कल मैं देख रही थी कुछ हमारे सहाफ़ियों एंकर्स की तरफ से भी ये बात की गई कि जो जिस किस्म का अंदाज़ अपनाया गया ICIJ ने, जहाँ ये कहा कि इमरान खान प्रोपेल्ड हिज रिफॉर्मिस्ट पार्टी तहरीक इंसाफ और फिर विद द सपोर्ट ऑफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड केम इनटू पावर। तो इस किस्म की बात वो कह रहे हैं कि जब की जाती है तो उससे पता चलता है कि सियासी तौर पर जो है वो रिपोर्टिंग, सियासी अंदाजे रिपोर्टिंग है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये है कि आपकी एक हक़ाइक़ को बयान करने का अपना अंदाज़ होगा, मेरा एक अपना अंदाज़ होगा। इस पे आप ये मुझे चैलेंज नहीं कर सकते, या यानी ये हो सकता है कि सवाल आप उठा सकते हैं, मैं आप पर उठा सकता हूँ। अब मसला ये है कि जब ये उधर डेली मेल की खबरों का बताते थे जी कि डेली मेल ने नवाज शरीफ के बारे में क्या हेडलाइन लगाई है, पता नहीं कौन सा वो कज़ाक या किस तरह की वो हेडलाइन थी, या आसिफ जरदारी जो है उनके वाले से मिस्टर 10% के इस तरह की कोई हेडलाइन लगी थी यूके में। तो ये कोई उस टाइम तो इन्होंने कोई बातें नहीं की थी। अब ये है कि ये तो लोग इधर भी बातें करते हैं, अगर उन्होंने ये बयान कर दिया है तो अब देखें, अगर 600 जर्नलिस्ट हैं तो मैंने हक़ाइक़ देखे, उन्होंने भी देखे, हर एक को बयान करने का उनका अपना अंदाज़ है, मेरा अपना अंदाज़ है। उनका ये ख्याल होता है जी कि वो एक उनकी जो ऑडियंस है वो इंटरनेशनल है। अगर सिर्फ एक मुल्क तक हो ना, अगर मसलन वो कहें कि अमेरिका की ऑडियंस है तो वो सोचते होंगे जी कि यार इनको पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है। जब वो सोचते हैं कि इंटरनेशनल ऑडियंस है हमारी, तो वो कहते हैं कि इसमें हर तरह के लोग हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने, हो सकता है कि पहले जिन्हें इमरान खान के बारे में ना पता हो, तो जिधर उन्होंने ये पॉपेट वगैरह वाली बातें की हैं उधर उन्होंने उनकी बायोग्राफी से भी कोट किया, और उनकी जो बैकग्राउंड है कि भाई वो कहते हैं कि मैं एक बड़ी मुतमव्वल ख़ानदान से या एक पस मंज़र से आया हूँ, और वो लाहौर में किधर रहते थे या एचिसन में पढ़े, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, तो वो उधर ये भी बातें हुई हैं, तो वो सारी बातें की हैं। अब ये है कि ये कोई अगर पाकिस्तान में
आप मीडिया को बता सकते हैं जी कि आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो ज़रूरी तो नहीं कि आप पूरी दुनिया में आप लोगों को बता सकें। अच्छा, तो अब ये भी बताइएगा उमर कि अब मैं चाहूँगी इसके ऊपर आप पैनामा जब सामने आया, पैनामा लीक्स, आपका उसमें उस हवाले से इसरार रहा कि तमाम बहुत सारी शख्सियात हैं, सबके नाम आए, लेकिन हमने देखा साबिक वज़ीर आज़म को उनका डायरेक्टली नाम नहीं था, लेकिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी की बुनियाद भी बना ये मामला। अब आपकी या आपके जो दीगर कॉलीग्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी इससे? अब वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर तहकीकात का भी हुक्म दिया है। थोड़ी हम हिस्ट्री में देख चुके, रिंग रोड का मामला आया था तो जुल्फी बुखारी से इस्तीफ़ा ले लिया गया था। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? इस दौरे हुकूमत में इन सारे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मेरी तो बड़ा एक क्या कहते हैं कि एक मुख्तात किस्म की एक उम्मीद है कि हो सकता है कि हो, लेकिन जो अगर हम एक पैटर्न को देखें कि किस अंदाज में होती है, तो लगता है कि जब तक कोई सियासी अज़ाइम क्लियर ना हो, यानी कि अगर आपके कोई मकासद उस हवाले से हों तो तब कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं, अदरवाइज़ तो सिर्फ कार्रवाई होती है जी कि मैंने ऐलान कर दिया है, ताकि कोई और बंदा कहे तो उन्होंने कहें जी कि प्राइम मिनिस्टर तो पहले इसकी बात कर चुके हैं जी कि हमने कुछ करना है। तो यानी आई डोंट नो, यानी कि मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा ऐसे कोई इन्होंने यानी कि अगर ऐसा होना होता तो अभी तक जो अपनी काबीना में आप देख लें, यानी कि बड़े-बड़े एक जो है कद्दावर शख्सियात हैं, यानी कि वो एक ओवरऑल एक पूरे निज़ाम इंसाफ के लिए एक चैलेंज है, सवालिया निशान है। जिस तरह फैसल वाडा है, यानी कि उसके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया और उसके खिलाफ क्या कुछ नहीं आया, ठीक है? या खुसरो बख्तियार है तो उसका केस नैब में चल रहा है, नैब ने उस पर क्या किया है। तो इस तरह की मिसालें तो मौजूद हैं, यानी कि अगर उन पर पहले कुछ नहीं हुआ तो मुझे तो इतनी नहीं लगता कि अभी अगर वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं उनकी अपनी भी कंपनीज़ आ गई हैं तो कौन-सा इतना कोई सिस्टम हरकत में आ जाना है, और अनलेस कि वो किसी बंदे को फारिग करना चाहते हों तो शायद एहतसाब जो है यानी कि उसको वजह बनाया जाए। अदरवाइज़ लेट्स होप, यानी इंसान को पुरुम्मीद तो रहना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन उम्मीद ज़रा यकीनन साथ यकीनन नज़र रखना चाहिए। बिल्कुल। ये जी, इसी उम्मीद के साथ कि इस बार चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में हों। वज़ीर आज़म ने तो 700 लोगों के ऊपर इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करने की बात कर दी है, लेकिन थैंक यू उमर, आपके वक्त का आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उन्हीं सहाफ़ी की गुफ्तगू सुनी जो इस प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा रहे। पाकिस्तान के जो नाम सामने आए इस हवाले से उमर चीमा और फ़ख्र दुरानी ने इसके ऊपर काम किया। अगैन हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो इसी मामले पर तबसरे और तज्ज़िये शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा से हमारी बात हो रही थी, जिनके ज़रिए ये पेंडोरा लीक्स कल रात को ब्रेक किया गया इस खबर को और ये तमाम नाम सामने आए। अब हम ज़रा इस सारे मामले के ऊपर कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन और तज्ज़िया भी हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर इकरामुल हक, आप माहिर कानून और मालियाती अमूर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुबशिर जैदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, बल्कि उससे पहले मैं ये भी खबर शेयर कर लूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ा इसका नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतही सेल कायम किया गया है। ये बताया जा रहा है फवाद चौधरी की तरफ से, और ये सेल पेंडोरास लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा और हक़ाइक़ कौम के सामने रखेगा। इससे ही बात होगी। डॉक्टर साहब, बुनियादी सवाल एक मैं आप तक लेके आना चाहूँगी। इससे पहले भी जब पैनामा लीक सामने आई थी तो बहुत ज़्यादा बहस हुई, ऑफशोर कंपनीज़ की बहुत सारे नाम सामने आए थे, लेकिन कुछ सियासी शख्सियात के ऊपर ही हमने देखा कि इन्हिसार रहा और शोर शराबा रहा उनके नामों के हवाले से। तो हमारे नाजरीन के लिए समझाएगा कि ऑफशोर कंपनीज एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के हिसाब से तो हम देखते हैं कि टैक्स एवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, दीगर जो कागजात नामजदगी, अपने एसेट्स डिक्लेयर करना है, उस हवाले से तो अहम है, लेकिन जो दीगर शख्सियात हैं, गैर सियासी शख्सियात, उनके हवाले की क्या अहमियत है उनकी इतनी सारी ऑफशोर कंपनीज 700 लोगों के नाम सामने आने की? जाहिर है कि अगर उन कंपनीज ने किसी किस्म का कोई टैक्स का मामला है, उसमें डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ, या उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, या यहाँ से आउटफ्लो जो हुए हैं उसका कोई ट्रेल मौजूद नहीं है, तो फिर तो कोई केस बनता है। मगर सिर्फ किसी ऑफशोर कंपनी का मौजूद होना इट्सेल्फ तो कोई जुर्म की बात नहीं है। तो पहले भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों का सामना हमारे नाम सामने आए, मगर आपने देखा कि वो फिर सारा मामला जो है वो सियासी रंग इख्तियार कर लेता है, और जो सही तहकीकात होनी चाहिए जिसमें कि माहिरीन शामिल हों, फोरेंसिक ऑडिट के लोग शामिल हों, वो नहीं हो पाता।
जी, यकीनन। मैं ज़ैदी साहब, अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है ये, और इससे पहले कुछ अरसा पहले से भी हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का वैसे हमेशा से ही बड़ा फोकस रहता है मनी लॉन्ड्रिंग और ये करप्शन वगैरह के मामलात के ऊपर। आपकी नज़र में ये क्या किस नौयत की तहकीकात का पेश खैमा है जो उन्होंने सेल का अनाउंसमेंट किया है? और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अपने मयारात के मुताबिक वो ये कहते हैं कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो, जिसके हवाले से तहकीक हो रही हो, वो इस्तीफ़ा दे दे। तो वज़ीर ख़जाना के अंडर FBR कैसे तहकीकात करेगा? ये सब ऐड अप करता है आपके लिए? जी देखिए, जब ये सामने आए सारे नाम कल रात को, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी की कि इन सब के जो है वो तहकीकात कराएंगे, तो मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म के पास दो रास्ते अभी बचे हुए हैं। एक तो ये है कि वो जल्दी से और एक स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर ये तहकीकात करा के दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। अपने जो काबीना के मेंबरान जिनका नाम आया उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ये चीज़ें डिक्लेयर की थी, नहीं की थी, ख़ुद भी वो ज़ाहिर है चेक करेंगे। और इस कमेटी में नैब के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, FIA के भी होंगे, और जो दूसरे तहकीकाती इदारे हैं उनके भी होंगे। तो मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म के ऊपर ही सब कुछ है कि अगर उन्होंने एक वादा किया है, नाउ ही हैज़ टू वॉक द टॉक, कि वो जिस तरह का एहतसाब की वो बात करते रहे हैं, वो बेरहमाना एहतसाब की बात करते रहे हैं, मगर पिछले 3 साल में हमने देखा कि एहतसाब का रुख सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन की तरफ था। जब भी कोई बात आई हुकूमती किसी चाहे वो BRT का स्कैंडल हो, चाहे वो मालम जब्बा का स्कैंडल हो और दूसरे मामलात हों, तो उस पर अभी तक कोई उस तरह से तहकीकात नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि अलीम ख़ान साहब जो हैं वो वॉलंटरली अपने आप को उन्होंने अलग किया, तहकीकात के बाद दोबारा वापस आए। उसके अलावा एक दो वज़रा जो हैं उनके ख़िलाफ़ अगर ऐसी बात हुई वो वॉलंटरली हट गए। इस मामले में हमने ये नहीं देखा अभी तक किसी वज़ीर की तरफ से जिसका नाम आया है, ये बात सामने नहीं आई है कि मैं वॉलंटरली अपने आप को ओहदे से अलग करता हूँ और जब तहकीकात मुकम्मल हो जाएं और मैं साफ़ व शफ़ाफ साबित हो जाऊं तो मैं वापस आ जाऊं। तो ये इसका ये मतलब है कि वज़रा जो है या तो उन्हें रोक दिया गया है कि वो रिज़ाइन ना करें। जो पहली हमने प्रेसिडेंस देखे वो तो ये था कि वो वॉलंटरली अपने आप को अलग कर लेते थे। अब तहकीकात होंगी। अब तहकीकात का सिर्फ मसला ये कि वज़ीर आज़म हाउस के अपने इंस्पेक्शन कमीशन से होंगी, तो वज़ीर आज़म और काबीना कोई अलग चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और काबीना एक ही चीज़ हैं। अगर आप देखा जाए जस्ट बिकॉज ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर वो काबीना की सदारत करते हैं मगर वो काबीना का ही हिस्सा हैं। तो इस पर अपोजिशन अब शोर मचाएगी कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि बिल्ले को दूध की रखवाली के लिए बना दिया गया है। तो बहुत हद तक मुनहसर है वज़ीर आज़म के ऊपर कि वो कैसी तहकीकात करते हैं। तहकीकात साफ़ व शफ़ाफ होनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तहकीकात हो जाएं या माजी में जिस तरह होता रहा कि कोई अपनी रिपोर्ट भी दे दे, वो रिपोर्ट सामने ना आए। तो ये मेरे ख्याल में लोगों को मुतमईन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक टाइम लिमिट भी सेट करें। जी ज़ैदी साहब, बड़ा तजाद भी रहा है। मैं दोबारा भी आऊँगी आपके पास ये बात लेकर कि जहाँ एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब किसी की एक रिटन वजाहत कबूल कर लेते हैं, दूसरी तरफ रिंग रोड में जुल्फी बुखारी को रिज़ाइन किया जाता है और फिर वजाहत हुकूमत आके यही कहती है कि देखें हमारा अखलाकी मयार कैसा है। तो इसमें क्या आगे मामला चलेंगे? डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ ये भी लेके आना चाहूँगी, इससे आपने भी बात की, मुबशिर साहब ने भी, कि हमने कुछ सियासी तो बन गया मामला, उन शख्सियात के तो नाम देखे। पैनामा पेपर्स में क्या हुआ कि क्यों हमारा लिए कंसर्न नहीं था कि बाकी कौन लोग हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं और किस तरीक़ाकार के तहत इसको चलाया गया है। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि इन तमाम 700 अफराज जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो और कोई कॉन्क्रीट बात सामने आए? 2018 में एक मनी वाइटिंग स्कीम आई, फिर 2019 में आई, फिर आपने देखा कि जो हमारे यहाँ इस वक्त मुसलसल चल रही है एक जो है एमनेस्टी स्कीम डेवलपर्स के लिए। तो मुल्क के अंदर जो है वो हर किस्म की जो है वो ऐसी कवानीन हैं जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं और उठाते ही चले जा रहे हैं। तो अगर उन लोगों ने एमनेस्टीज़ ले ली हुई और ये सारे वहाँ चीज़ें बता दी तो वो कानून तो ये कहता है कि आप उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहतरम ने इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि हम जो है इसके बारे में तो शायद 2018 की एमनेस्टी और मनी वाइटिंग स्कीम को ख़त्म कर देंगे, मगर फिर 2019 में दी, फिर 2020 में जो था वो
आपने देखा कि जितने भी लैंड डेवलपर्स थे उनको दी, फिर उसको एक्सटेंड किया, वो फिर आगे 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ऐसे मुल्क में जहाँ बारहा आप कवानीन ऐसे बनाते हैं जो कि अमीर तबकात को फ़ायदा पहुँचाते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि नहीं हमें तो ऐसा कानून चाहिए जो अमीर और गरीबों के लिए बराबर हो, ये तो हो नहीं सकता है। तो हमें देखना इस तनाजुर में होगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन बनाए जा सकते हैं जिसमें लोग सीक्रेसी की आड़ में और स्पेशल लॉज की और एमनेस्टीज़ की लॉ में और फिर इम्तियाज़ी किस्म का जो है यहाँ अकाउंटेबिलिटी हो, क्रॉस द बोर्ड ना हो। तो इस हालात में तो बहुत मुश्किल होगा कि हम कह सकें कि सारे ही वो लोग जिनमें इनके नाम आए हैं उनकी जो इंक्वायरीज़ हैं उनके बारे में जो इल्ज़ामात हैं वो सही तरीके से उनकी तहकीक हो सकेगी। और फिर कैपेसिटी के भी इशू हैं, कौन तहकीक करेगा, किसको फोरेंसिक ऑडिट आती है, वज़ीर आज़म की इंस्पेक्शन टीम में कितने लोग हैं जो आलमी कवानीन से वाकिफ़ रखते हैं, कितने लोग हैं जिन्हें ये पता है कि सासाजात वापस लाने के लिए किसके पास जाना होगा, कौन से ज़राए इस्तेमाल करने होंगे। क्योंकि महज ये तो नहीं है कि बाहर असासे पड़े हुए हैं और हम उसका ढोल पीटते रहें, उनको वापस कैसे लाया जाए, इसके लिए तो आज तक कोई मैकेनिज़्म जो है वो उनके सामने नहीं आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मामले की हसासियत को तो शायद समझते हों, मगर उसको कैसे टैकल करना है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जी बिल्कुल। जैदी साहब, एक आम शख्स के जहन में आज एक सवाल ज़रूर उठता होगा कि जो हमारे यहाँ एक हम डेवलपिंग कंट्री ख़ुद को कहते हैं और हैं, बहुत से हिसाब से हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं मईशत के साथ, लेकिन इतने सारे 700 लोगों के नाम, इसमें सियासी शख्सियात हों, अस्करी शख्सियात हों, बिज़नेस कम्युनिटी से लोग हों और दीगर, तो ये एक ओवरऑल जो हम आवाम को टैक्स के लिए राग़िब करने की प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी कोशिश करते हैं, ये उस एतमाद के ऊपर भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। और फिर गिवन द फैक्ट कि इससे पहले पैनमा में नाम आए तो उसमें कोई खातिर खा बात सामने नहीं आई सिवाय एक वज़ीर आज़म के डिस्क्वालिफिकेशन के, इसको बुनियाद बनाकर इकामा पर। देखिए, दो चीज़ें अफसा, एक तो ये है कि हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे क़वानीन मुसलसल सख्त से सख्तर होते जा रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तानी जो बिज़नेसमैन हैं वो अपनी रकूम बाहर ले जाते हैं? इसकी ज़ाहिर है कोई ना कोई वजह होती होगी, ठीक है, टैक्स बचाना एक वजह ज़रूर हो सकती है, मगर उसके अलावा भी वजूहात होती है। दूसरी बात यह है कि पिछली दफ़ा तो इसलिए पानामा पेपर्स में वो हाईलाइट हो गई क्योंकि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनकी फ़ैमिली का नाम आया था, तो ज़ाहिर है वो चीज़ पोलिटिसाइज़ हो गई और सारे जो है फोकस जो है वो पब्लिक होल्डर्स पे चला गया और उसके बाद बाकी लोग जो है वो पसे पुश चले गए। मगर आप ये देखें कि वो उस जब से पानामा आया से अब तक लेकर के कितने बरस गुज़र चुके हैं, क्या हुआ? क्या हमारी तहकीकाती इदारों के पास इतनी कैपेसिटी या उनके पास इतनी जो है नॉलेज है इंटरनेशनल लॉज की, जिसकी तरफ इकराम साहब ने भी इशारा किया कि वो इस चीज़ को पाया तकमील तक पहुंचा सके। जो नेशनल क्राइम एजेंसी की एक छोटी सी मिसाल है, अभी हाल ही में खबर आई कि उन्होंने शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज की एक ट्रांजैक्शन को लेकर के पीछे तक गए और उन्होंने तहकीकात की और उनको बेगुनाह करार दे दिया। तो अब ये तो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर हम मुतमईन नहीं कर पाए किसी भी बैनुल अक़वामी एजेंसी को, तो अब हम अगर असासे वापस लाने की बात करते हैं तो मेरे ख़्याल में वो तो एक दीवाने का ख्वाब है। मगर आपको बिल्कुल जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनको देखना पड़ेगा और वज़ीर आज़म जो है क्योंकि हमेशा से कहते रहे हैं कि वो एहतसाब करेंगे, चाहे अपनों का हो या पराए का हो, और वो कोई तफरीक नहीं करेंगे। मगर 3 साल में हमने देखा कि उनके एहतसाब का रुख सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन की तरफ रहा, जिस पर नाक़दीन ने कहा कि ये तो सियासी इंतकाम है और ये कोई एहतसाब नहीं है। और इसका उस पर डबल ये हुआ कि अदालतों ने अभी तक कोई ऐसे फ़ैसले भी नहीं सुनाए, और अगर सुनाए तो उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है स्टे भी दे दिया, सब चीज़ें लिम्बो में चली गईं। तो अब ये जो नई पेंडोरा पेपर्स खुले हैं, ग़ालिबन इसमें भी बहुत वक्त लगेगा और फोकस जो है वो ज़ाहिर है पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तक ही रहेगा। जी, और एक चैलेंज भी होगा यकीनन। जैसे आईजे ने ये हेडलाइन बनाई कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने नया पाकिस्तान का वादा किया था, उनके अपने इनर सर्कल के कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफशोर बाहर मूव किए हैं, तो यकीनन एक बड़ा चैलेंज तो होगा। ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो डॉक्टर इकराम से पूछेंगे कि वज़ीर ख़जाना की जो वजाहत सामने आई उसको वो कैसे देखते हैं। एक ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुश आमदीद गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं ये जो पेंडोरा लीक सामने आई इसके हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं अब आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो वज़ीर ख़जाना ने कल बड़ा आके अपने आप को एक्सप्लेन किया, उन्होंने वजाहत दी। यकीनन जो ये तहकीकाती सहाफ़ी वो बताते हैं कि बहुत से लोगों ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया। कल TV इंटरव्यू में उन्होंने वजाहत दी, आप उसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान से कोई उनको कंसेंट मिल गई थी कि वो ये ऑफशोर कंपनीज बनाएं अपने बैंक के लिए, और उसके लिए जिस आदमी का इंतखाब किया उन्होंने वो यूएई में काम करता था या सऊदी अरेबिया में, और बिन लादेन जो था उसने बाद में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है, एक तो वो खुद FBI को देख रहे हैं, तो FBI उनके बारे में क्या तहकीक कर सकता है। दूसरा ये है कि क्या वाकई ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो था उनको कोई राइटिंग में इजाज़त दी थी ऑफशोर कंपनी बनाने की, या सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर था। अब अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर ऊपर तो चीज़ें नहीं होती हैं यकीनी तौर पर। उसके लिए चाहिए था कि स्टेट बैंक से बाकायदा एक जो है वो इजाज़तनामा हासिल किया जाता जो कि राइटिंग में होता। इस तरह तो कोई भी बैंक कह सकता है कि मैं ऑफशोर कंपनीज बनाकर अपना कैपिटल रेज कर लूँगा। तो ये बात जो है बज़ाहिर उनकी एक्सप्लेनेशन में एक तज़ाद है, और मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में ज़रा इंतज़ार करना चाहिए कि इस पर FBI क्या राय देता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या राय देता है, कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जहाँ उनके रजिस्टर थे वो उस पर क्या राय देते हैं। तो अभी शुरू के मराहिल हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर और नहीं है। जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आते जाएंगे तो हम बेहतर राय बना सकें। अगर बज़ाहिर जो उसमें तज़ाद है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है कि इस तरह की चीज़ हो नहीं सकती कि आपको ज़बानी कह दिया जाए या आपसे कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली जाए। जी सही। ज़ैदी साहब, एक और मामला भी है जो कि मैं इस पे आपका ख़ास कमेंट चाहती हूँ। ये ICIJ के जो पाकिस्तानी नुमाइंदे उनके साथ इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी काम कर रहे थे, उनकी खबर थी कल रात 9:30 बजे ब्रेक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही हमने देखा कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर आके कुछ खबरें देना शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा इबहम पैदा कर दिया गया। तो आपने इसको कैसे ऑब्ज़र्व किया जब एक ऐलान करदा बात है कि 2 साल की मेहनत के इन्वेस्टिगेशन कुछ लोगों ने की है, लेकिन ये क्या रवैया आपने मीडिया का देखा इस मामले की रिपोर्टिंग पर? देखिए, यही रवैया हमने कमोबेश पानामा पेपर्स के रिलीज़ से पहले भी देखा था। जो उस वक्त की हुकूमत के हामी चैनल्स थे, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड लेकिन करना पड़ता है, उन्होंने भी एक तूफ़ान मचाया था। हसन नवाज़ को ले लिया जिन्होंने जो है वो एक्सप्लेनेशंस देनी शुरू कर दी। उसी तरह अब कल यही हुआ, परसों से ये चीज़ शुरू हो गई। जो हुकूमत के हामी चैनल्स हैं उन्होंने इस चीज़ को प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया कि नहीं, ICIJ के लीक्स में कोई ऐसी बात नहीं है, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म के ज़मान पार्क वाले रेजिडेंस का भी पता देना शुरू कर दिया, जिसका पूरी कहानी में कोई ज़िक्र नहीं था। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत की कोई भी हुकूमत वक्त हो, चाहे ये हों या इससे पहले नवाज़ शरीफ हों या उससे पहले पीपल्स पार्टी, सबकी कोशिश यही होती है कि अगर इस तरह का कोई एक्सपोज़े आए तो उससे पहले ना सिर्फ उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, बल्कि लोगों का रुख जो है वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए कि नहीं जनाब, ये जो लीक्स हैं ये वो वाली नहीं हैं जो हमने की थी। लेकिन मसला ये है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनकी अपनी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि जब पानामा पेपर्स आए थे तो वो क्या कहते थे। तो मेरे ख्याल में बच निकलना ज़रा मुश्किल है, लेकिन कोशिश होती है। जो हामी चैनल्स हैं, जो हामी सहाफ़ी हैं, वो यूट्यूब पर भी और टेलीविज़न पर भी कोशिश करते हैं कि हुकूमत वक्त को जो है कुछ ना कुछ फेवर दे दें, जो यकीनन सहाफ़ी का काम नहीं है, क्योंकि हुकूमत के अपने पास बेशुमार पब्लिक रिलेशन एजेंसीज़ होती हैं। यकीनन, बिल्कुल। लेकिन ये अब ऑब्वियसली जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक डेवलपिंग मामला है, तो हम ज़िम्मेदाराना तरीके से कोशिश करेंगे उन्हीं ज़राए से ख़बर आए जहाँ से ये जनरेट हुए हैं मामलात और ये सारी इन्वेस्टिगेशन। बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर ज़ैदी साहब और डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप दोनों के कीमती वक्त के लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अब वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर एक ख़ास सेल बना दिया है इसकी तहकीकात के लिए, तो हम आने वाले दिनों में इस मामले से मुताल्लिक़ छानबीन करते रहेंगे और मज़ीद प्रोग्राम्स भी आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।